अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाज़ सईद एंड वेलकम टू द बिज़नेस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज बिज़नेस मैथमेटिक्स के हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। स्टूडेंट, आपने इससे पहले प्रीवियस क्लास में रेशो और प्रपोर्शन बड़े डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। मैं जस्ट आज आपको रिकॉल करवाऊँगा और कुछ हम इसकी एग्जांपल्स के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। जी, रेशो क्या है स्टूडेंट? रेशो इज़ अ वे ऑफ comparison numbers, comparing numbers. Ratio needs two quantities for comparison. Its symbol is ratio. Comparison of two quantities of the same kind by division is called a ratio. The ratio of A to B is written as A ratio B or A divided by B. First term A is called antecedent and the second is called consequent, and ratio can be written as a ratio is equal to antecedent by consequent, or it can be written as antecedent ratio consequent. स्टूडेंट, रेशो क्या है? दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में हमने कंपेयर करना है, उसको हम रेशो बोलते हैं। और इसमें एक और बात जो काबिल ज़िक्र है, रेशो आपने सेम क्वांटिटी के दरमियान ही निकालनी है। यानी कि जो अगर आप किलोमीटर्स में निकाल रहे हैं तो किलोमीटर्स में ही निकलेगी, दोनों क्वांटिटीज़ को किलोमीटर्स में ही होना चाहिए, जिसको हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की थी, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटी स्टूडेंट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स सपोज के हमने एक स्टूडेंट की हाइट ली और दूसरे स्टूडेंट के वेट के दरमियान में हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने अगर दोनों के स्टूडेंट्स के वेट ही मेजर करने हैं या दोनों स्टूडेंट्स के हाइट्स ही मेजर करने हैं, यानी कि जो यूनिट है क्वांटिटी का वो सेम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं स्टूडेंट। मंजूर हैज़ टू पे डेट टू 3 persons रुपीज़ 5,000, 6,000, 7,000 to each. The worth of the property of the मंजूर इज़ 9,000. फाइंड शेयर ऑफ ईच। स्टूडेंट, हमें कहा गया है कि मंजूर ने उधार देना है 3 लोगों को, जिनसे उसने 5,000, 6,000 और 7,000 लेकर रखा था। डिफरेंट पर्सनस हैं ये हमारे पास। लेट्स सपोज ये पर्सन ए है, पर्सन बी है और ये पर्सन सी है, और टोटल उसके पास जो वर्थ है अदायगियों की वो 9,000 रुपीज़ है, और उसने इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताओ किस रेशो से वो ए बी सी को 9,000 डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इनकी क्या रेशो रहेगी? क्लियर है क्वेश्चन? स्टूडेंट, फर्स्ट में हम इसकी रेशो बना लेते हैं। तो रेशो बनेगी पर्सन ए रेशो पर्सन बी रेशो पर्सन सी। पर्सन ए 5,000, पर्सन बी 6,000 एंड पर्सन सी इज़ 7,000। तो आप जानते हैं कि ये रेशो बाय की फॉर्म में है, तो ये ज़ीरो कैंसिल हुए, हमें मिला 5, 6, 7। तो सम निकालेंगे स्टूडेंट। टोटल सम कितना आया? 11 एंड 7 18। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास सम। तो रेशो निकालते हैं स्टूडेंट, पर्सन ए का शेयर निकालते हैं। तो पर्सन ए जी, पर्सन ए की रेशो स्टूडेंट क्या थी? 5, और टोटल रेशो क्या है? 18। और कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट उसने टोटल अमाउंट करनी है स्टूडेंट? 9,000। तो ये मल्टीप्लाई बाय 9,000। इसी तरह से स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। पर्सन बी, तो पर्सन बी का शेयर स्टूडेंट 6, रेशो इसकी 6 थी, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 9,000। और सिमिलरली पर्सन सी 7/18 मल्टीप्लाई बाय 9,000। जी स्टूडेंट, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये 2500, ये 3,000 और ये स्टूडेंट 3,500 रुपीज़ इसका आया। और आप इसको सम करके देखिए तो ये हमारे पास 9,000 ही बनेगा। 25 और 35 को ऐड किया स्टूडेंट, 6,000 बने। 6,000 प्लस 3,000 विल बी इक्वल टू 9,000। तो ये इस रेशो से इसने पर्सन ए को 9,000 में से पैसे दिए, और पर्सन बी को इसने 3,000 रुपये दिए, और पर्सन सी को इसने 3,500 रुपये यानी कि 3,500 रुपीज़
डिस्ट्रीब्यूट किया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए एग्जांपल जी स्टूडेंट, a bus covered a distance of 40 kilometer in 4 hours and another bus covered a distance of 75 kilometer in 45 minutes. Find the ratio of the speed of both buses. स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमने दो बसेस की स्पीड्स के दरमियान में रेशो देनी है। वर्ड यूज़ किया हुआ है स्पीड, क्लियर हुआ। अब बस कवर्ड, हमें उसने कहा कि 240 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है एक बस, वो 4 घंटों में कवर करती है। अब यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहीं स्पीड का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। इट मीन्स फर्स्ट में हमें इसकी पहले स्पीड कैलकुलेट करनी है, बिकॉज उसने जो क्वेश्चन की डिमांड की है वो स्पीड में की है। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, अनदर बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। वहाँ टाइम क्या रिक्वायर्ड है, आवर्स में, और यहाँ क्या टाइम रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, मिनट्स में। मैंने अगेन आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हमने जब रेशो निकालनी है तो जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जिसको हम बोलेंगे, या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, वो सेम होनी चाहिए। मींस अगर मैं आवर्स में निकालूं तो दोनों आवर्स में होने चाहिए, अगर मैं दोनों को मैयर करूं किस में, मिनट्स में, तो दोनों मिनट्स में होने चाहिए। बट यहाँ एक और फैक्टर भी है स्पीड का। स्पीड किस तरह से स्टूडेंट फाइंड आउट की जाती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये हमारी क्या कहलवाती है, स्पीड। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी स्पीड्स फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद जाकर हमें क्या दिखाना है, रेशो बिटवीन टू बसेस। ठीक हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, बस फर्स्ट बस हम इसको नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट बस थी हमारे पास। इसका जो डाटा है हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर, और इन 4 आवर्स है। स्टूडेंट मैं इसको पर आवर में लेकर चलें, इसको पहले टाइम लिख लेते हैं। टाइम है इसका 4 आवर्स का, तो मैं इसको पर आवर में पहले लेकर आना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस हमारा जो बनेगा 240 डिवाइडेड बाय 4, और ये स्टूडेंट पर आवर में चला गया, और आंसर हमारा क्या बना इसका 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बस 2 के लिए, यानी कि सेकंड बस की बात की जाए तो इसका जो डिस्टेंस स्टूडेंट हमें दिया हुआ है वो है 75 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 75 किलोमीटर, और इसका जो स्टूडेंट टाइम है वो 45 मिनट्स का है। यानी कि मैंने पहली क्वांटिटी तो पर आवर में फाइंड आउट की है, तो दूसरी जो मिनट में है उसको भी मुझे पर आवर में कन्वर्ट करना है। टाइम इसका 45 मिनट्स है। तो आप जानते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 60 करना होगा, ये पर आवर में आ जाएगा। तो इसकी रेशो निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ये बनेगा 15 3 एंड 15 4, तो 3/4 और ये हमारे पास निकला दूसरी बस का टाइम। बट अभी भी हमारे पास पर आवर में, यानी कि मैंने जब डिवाइड किया था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन जी, ये देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला यानी कि पर आवर में मैंने इसको कन्वर्ट किया था, ये बेसिकली और कुछ नहीं था, ये स्पीड ही थी। स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये डिस्टेंस था और कितना टाइम रिक्वायर्ड था, 4 आवर्स। तो मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो मेरे पास फर्स्ट बस की स्पीड आ गई। फर्स्ट बस की स्पीड ये बता रही है कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में ये बस तय कर रही है। पहले क्या था, 240 किलोमीटर किस में कर रही थी, 4 आवर्स में। ठीक है, पहले भी स्पीड ही थी एक तरह से बताई हुई थी, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे डिवाइड कर स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब इसके लिए देखिए मैंने टाइम पहले इसको आवर्स में ले गए, बट इसकी अभी स्पीड हमने फाइंड आउट नहीं की बस 2 की। तो बस 2 की जो स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम स्टूडेंट ये रहा हमारे पास, और हम जानते हैं कि डबल फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई का साइन, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको कटिंग कीजिए, 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी
25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 किलोमीटर ये पर आवर। आप इसको भी यहाँ, बल्कि हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं किलोमीटर पर आवर को इस सिंबल के साथ, ये देखिए पर आवर। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट ये किसकी स्पीड निकाली हमने, बस 2 की। हमसे क्या रिक्वायर्ड किया है, फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोथ बसेस। अब स्टूडेंट यहाँ हम आएंगे, एक आंसर हमारे पास स्पीड का ये आ चुका फर्स्ट बस का, और दूसरी स्पीड हमारे पास ये आ चुकी। अब हमें रेशो देनी है 60 एंड 100, ये याद रखिएगा, मैं इसको रेज कर रहा हूँ जी। रेशो की तरफ आएंगे, स्पीड ए रेशो स्पीड बी, यानी कि ये बसेस हैं। स्पीड ए की स्टूडेंट 60 थी, रेशो 100, और यहाँ हम km पर आवर लिख देते हैं साथ में जो इसका यूनिट है, कि हम उसी में मैयर कर रहे हैं जी। स्टूडेंट ये देखिए, ये 0 0 से कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास 6 आया, 2 पर डिवाइड होगा 3 रेशो, और ये 5। तो रेशो किसकी, स्पीड ए की 3 है, और 3 के मुकाबले में स्पीड बी क्या है, 5 दे रहा है। तो ये था स्टूडेंट रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं मज़ीद जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन क्या है, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन इज दिस। इफ ए बी सी डी are 4 quantities in proportion, the mathematically proportion is represented as A ratio B proportion C ratio D, or it can be written as A by B is equal to C by D, or it can be written as AD is equal to BC। स्टूडेंट ये बेसिकली प्रोपोर्शन क्या है, दो रेशोज़ के दरमियान में जब हम इक्वलिटी ले आएंगे, जब हम उन्हें इक्वल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। और इसमें स्टूडेंट ये बेसिकली जो AD इज इक्वल टू BC आया, ये जो सेंट्रल वैल्यू हैं हमारे पास, ये कहलवाती हैं मीन वैल्यूज़, और जो कॉर्नर वैल्यूज़ हैं ये हमारी क्या कहलवाएंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्या मतलब स्टूडेंट, मीन वैल्यूज़ बेसिकली एक ही, बिकॉज हमने कहा कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, तो दो क्वांटिटीज़ यहाँ पर भी होंगी और यहाँ पर भी होंगी, लेकिन हमने जब मीन की बात की तो दो सेम क्वांटिटीज़, यानी कि लेट्स सपोज ये हाइट्स हैं और ये वेट है, ये हाइट है और ये वेट है, ठीक है। अब ये यहाँ हाइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं इसको मीन बोल रहा हूँ, तो यहाँ हमने क्या लिखना है, वेट ही करना है, और यहाँ हमने हाइट, यानी कि एक्सट्रीम जैसी हो, एक जैसी हो, और ये जो मीन है वो एक जैसा आपको दिखने में मिले। क्लियर है ना, ये वेट हो और यहाँ हाइट्स हो। ठीक हो गया, ये मीन इज इक्वल टू एक्सट्रीम। ठीक हो गया, तो यहाँ बेसिकली हमने लिखा हुआ है एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन। आप मीन को पहले भी लिख सकते हैं और एक्सट्रीम को बाद में भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, अ मोटर ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। एक मोटर है जिसने सफ़र किया है 50 किलोमीटर का और 30 मिनट्स में। तो यहाँ क्वांटिटी स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में है, इन किलोमीटर, और दूसरी हमारे पास टाइम है। ठीक है, टाइम, तो डिस्टेंस 50, टाइम 30। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू ट्रेवल 37.5 किलोमीटर। इट मीन्स हमें अब यहाँ पर एक नया एक्सप्रेशन भी दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ हमसे अगेन, यहाँ स्टूडेंट मैंने टाइम लिखना है, ठीक है, और इस तरफ क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखना है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मीन एक जैसी वैल्यूज़ और कॉर्नर एक्सट्रीम्स का। तो यहाँ टाइम और डिस्टेंस आया, हमसे उसने पूछा फाइंड हाउ लॉन्ग, इट मीन्स उसने हमसे यहाँ टाइम पूछा, डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है 37.5। क्लियर है स्टूडेंट, एक्सप्रेशन बनाएंगे 50 डिवाइडेड बाय 30, दिस इज इक्वालिटी, एंड x डिवाइडेड बाय 37.5, और हमें x का आंसर चाहिए, तो 50 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 37.5, और स्टूडेंट इसका डायरेक्ट आंसर ले लेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा
62.5 और x बेसिकली क्या था स्टूडेंट, टाइम था, और टाइम में उसने जो हमें बता रखा था वो मिनट बता रखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगेन आपको डिटेल में बता दूं कि एक मोटर कार थी, उसने 50 किलोमीटर का फासला तय किया आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में। अब बताएं कि 37.5 किलोमीटर अगर वो तय करे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली वो निकाला 62.5 मिनट्स, क्योंकि हमें पहली जो क्वांटिटी थी वो मिनट्स में दी थी, तो हमने अगेन मिनट्स में ही फाइंड आउट करनी है, ना कि आवर्स में। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये एक एग्जांपल थी प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन स्टूडेंट हमारे पास दो तरह की हुआ करती हैं, एक का नाम है डायरेक्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होगा कि दो क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट रिलेशन, अगर एक क्वांटिटी लेट्स सपोज इंक्रीज़ हो रही है तो जो सेकंड क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये है हमारे पास डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही होगी, या फिर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होने पर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये हमारी इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहलवाएगी। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन एग इज़ 3.5 रुपीज़, और एग्स हैं स्टूडेंट, रेशियो दे देंगे हम, इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। एग्स कितनी है, 1 डज़न, 1 डज़न का मतलब स्टूडेंट 12 है, और रेशियो रुपीज़, रुपीज़ क्या है हमारे पास 3.50। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट इन 49। बताइए कितने एग्स परचेज किए जा सकते हैं जबकि हमारे पास 49 रुपीज़ हों। इट मीन्स हमें अगेन यहाँ पर प्रपोर्शन दिखाना है, तो रुपीज़ के कॉलम में स्टूडेंट क्या आना चाहिए, रुपीज़ आना चाहिए, और इस तरफ हमारे पास एग्स आने चाहिए। ठीक हो गया। और 49 रुपीज़ हमें उसने दे रखे हैं कि इतने 49 रुपीज़ में कितने एग्स आए, तो लेट किया, ये हमारे पास एग्स है। देखिए स्टूडेंट, रिलेशन देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंस में। तो जी स्टूडेंट, इसको हम एक और फॉर्मेट में भी सोल्व करते हैं, बल्कि हम इसको मैंने इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन की सेंस में लिया। आप इसको पहले तो इस तरह से करो, लेट किया, ये 12 है, और ये आपके पास जो रुपीज़ हैं वो ये आ गए, और रुपीज़ आपके पास 49 आ चुके, और ये आपके पास एक्स आ चुके। आप इसको इस सेंस में देखिए जी, 12 जो एक्स थे वो इतने रुपीज़ के हैं। अगर आपके पास रुपीज़ बढ़ जाए तो एक्स क्या होंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या आपको सेंस में नज़र आ रहा है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट मैंने एरो बनाया, अक्सर स्टूडेंट इस एरो का जो मतलब है वो गलत कंसीडर करते हैं। जस्ट एरो का मतलब ये है कि इंक्रीज़ होना, हम वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। जैसे कि आप ये लेट्स सपोज लिखा हो 3/2, अक्सर स्टूडेंट ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है और 2 ऊपर छोटा है, तो हम इसलिए एरो बना दें। यहाँ हमारा कंसर्न बिल्कुल भी वैल्यूज़ का नहीं होता, बल्कि हमने कंसेप्ट को देखना है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की सेंस में हम एरो की डायरेक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि अगर 12 एग्स हैं 35 रुपीज़ के, और अगर अमाउंट बढ़ जाए, अमाउंट बढ़ी, यहाँ देखिए, तो ये इंक्रीज़ का साइन। इसी तरह से आप सोचिए कि अगर 49 रुपीज़ के एग्स लिए जाएं 49 रुपीज़ के, तो एग्स की तादाद एज़ कम्पेयर टू 12 एग्स के ज़्यादा होगी। तो हमने इस तरह से ये एरो, हमने साइन इसका डाला। क्लियर है? तो अब देखिए स्टूडेंट, ये बना x/12। टेल वाली स्टूडेंट जो बात है, टेल वाली क्वांटिटी को आपने पहले लेना है। ठीक है, और यहाँ इक्वलिटी का साइन देंगे। ठीक है, आप इस सेंस में भी कर सकते हैं, इस सेंस में भी कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रपोर्शन है। मैंने जस्ट आपको ये सिखाने के लिए बात की। देखिए, आप इस सेंस में भी इसको कर सकते हैं, बट हम यहाँ इक्वलिटी का साइन डाल देते हैं।
और ये 49 डिवाइडेड बाय 3.50, x इज़ इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 3.50 मल्टीप्लाई बाय 12। और यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से देखेंगे हम, नंबर ऑफ़ एक्स, देखिए ये रुपीस थे तो इनके दरमियान में हम जो रिलेशन बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, ये आपकी इंक्रीज़ होंगे, ये भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है और ये भी आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये 4 के 4 एरोज़ हमारे अप साइड पर जाएंगे। क्यों जाएंगे? बिकॉज रुपीस यहाँ थे, रुपीस ज़्यादा हो गए। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक्स देखिए 12 थे, रुपीस यहाँ पर है, रुपीस 49 है, तो डेफिनेटली एक्स भी यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई करने से मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। बेसिकली इसका आंसर क्या आया, 168 आपने क्या परचेज़ करने हैं, एक्स परचेज़ करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बेहतर ये है कि आप इसी चीज़ को फोकस कीजिए। ये बेसिकली जो मैंने ऊपर जो प्रोपोर्शन की सेंस में लिखा है, ये एक्चुअल में एक कंपाउंड प्रोपोर्शन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें ज़्यादा हेल्पफुल है। देयर इज़ अ बिट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड में हम बेसिकली 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेते हैं, बट मैंने ये जो कंपाउंड की बात की, कंपाउंड की सेंस में मैंने 2 क्वांटिटीज़ को लिया। तो आप भले इसको इस तरह से निगलेक्ट कर दें, आप इसी चीज़ को फोकस कीजिए कि हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं। 2 क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। 25 सोल्जर्स। स्टूडेंट फर्स्ट में हमें एक क्वांटिटी मिली जिसका नाम सोल्जर्स है, और दूसरा हमारे पास डेज़ हैं। ठीक हो गया, इनके दरमियान में रेशियो है। सोल्जर्स 25 हैं और बंकर है इनके पास, और उसमें जो खाना है वो 54 डेज़ का है। इफ़ 5 मोर सोल्जर्स ज्वाइन दैम, मज़ीद अगर 5 सोल्जर्स आ जाएं, स्टूडेंट 5 इसमें ऐड करेंगे तो सोल्जर्स कितने हो गए, 30। हाउ लॉन्ग फूड लास्ट, अब बताएं खाना कितना रह जाएगा, यानी कि खाना कितने दिनों का रह जाएगा, मतलब एक्स फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए सोल्जर्स बढ़े हैं, देखिए ये बढ़ने का साइन है। डेफिनेटली खाना तो वही है, खाना कहीं और से और नहीं आना, बस एक लिमिटेड खाना है फ्रीज किया हुआ उनके पास स्टोर में। तो जब सोल्जर्स बड़े हैं तो डेफिनेटली डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये देखिए कम होने का साइन ये है। आपने एक ज़्यादा और कम को सेंस में लेना है, ना कि वैल्यूज़ को देखते हुए। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इट मीन्स दिस इज़ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगेन जो टेल वाली स्टूडेंट बात है वो हमने पहले लिखनी है, यानी कि 30/25 इक्वलिटी, बिकॉज प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशियोज इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो हमारे पास ये एक रेशियो है और दूसरी रेशियो ये है, ठीक है ना। सोल्जर और डेज ये एक रेशियो है और दूसरी ये रेशियो है, जिस तरह मैंने कंपाउंड की सेंस में बनाया था। ठीक है, बेसिकली ये वही स्टेटमेंट थी जो मैंने स्टेटमेंट थ्रू आउट आपको बनाकर दिखाई। इनडायरेक्टली हम यहाँ पर प्रोपोर्शन डालते हैं, या हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देते हैं, इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं। और 54 डिवाइडेड बाय एक्स, स्टूडेंट एक्स यहाँ नीचे है तो हम क्या करते हैं, दोनों रेशियोज़ को ऑपोजिट कर देंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। क्लियर है, मैथ का रूल है, आप एक फ्रैक्शन को ऑपोजिट करते हैं तो दूसरी साइड को भी आपको ऑपोजिट करना होता है जी। x इज़ इक्वल टू 25/30 मल्टीप्लाई बाय 54। x इज़ इक्वल टू स्टूडेंट 5 पर कटिंग हो रही है और ये मिला 5/6 मल्टीप्लाई बाय 54। x is equal to 6 1s are 6, 6 9s are, and 5 into 9 45 days। जी, खाना कितने दिन का अब रह चुका होगा, 45 डेज़ का। पहले 25 सोल्जर्स 54 डेज़ में वही खाना कंप्लीट कर रहे थे, बट 5 सोल्जर्स के आ जाने से, 30 सोल्जर्स हो जाने से अब खाना जो
है, जो एस्टिमेटेड खाना था 54 डेज़ का, अब वो रह चुका है 45 डेज़ का। क्लियर है स्टूडेंट? जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन है। कंपाउंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं, अक्सर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि इसकी स्टेटमेंट को किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दिखाया जाए। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि समझा सकूं कि बेसिकली क्या वो ट्रिक है जिस तरह से हम इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को मेजर करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर प्रोपोर्शंस इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। डेफिनेटली इससे पहले मैं अभी आपको बता कर आया कि जब दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जब हम लेंगे प्रोपोर्शन रेशो में, तो वो बेसिकली क्या कहलवाएगा, हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलवाएगा। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इफ़ 7 men यूज़ 756 मैच स्टिक्स इन 6 days। अब फर्स्ट लाइन में हमारे पास 3 क्वांटिटी स्टूडेंट्स आ चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है स्टूडेंट मैन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है स्टिक्स, और थर्ड हमारे पास स्टूडेंट है डेज। ठीक हो गया। तो मेंस हमारे पास 7 हैं और 756 स्टिक्स हैं, और डेज हमारे पास 6 हैं। क्या मतलब कि 7 आदमी 6 दिनों में मैच स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं 756। हाउ लॉन्ग वुड 1152 मैच स्टिक्स, यानी कि 1152 मैच स्टिक्स लास्ट फॉर 8 men। मेंस 8 हैं। हाउ लॉन्ग, डेफिनेटली जो रिमेनिंग हुआ वो हमारे पास x होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने इस बिकॉज कंपाउंड में हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती हैं कंडीशंस, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इनकी स्टेटमेंट्स को बनाना है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको जो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, आपने उसको अपने हाथ में फिक्स कर लेना है, मतलब इसको डेज को। देखिए अब डेज को स्टिक्स के साथ हमने कंपेयर करना है। स्टेटमेंट के मुताबिक उसने कहा 756 स्टिक्स हैं और 6 दिन लगेंगे उनको इस्तेमाल करते हुए। अगर 1152 स्टिक्स आ जाएं तो डेज़ कितने लगेंगे? डेफिनेटली ज़्यादा बनेंगे। यानी कि डेज़ और स्टिक्स के दरमियान में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी कि ये देखिए इस तरह से हो गया। ठीक हो गई बात। दूसरा, अब मेन को डेज़ के साथ कंपेयर करते हैं। अगर 7 आदमी थे और स्टिक्स थी, स्टिक्स अब अननाउन कर दीजिए, 7 आदमी थे, स्टिक्स इस्तेमाल करते थे 6 दिनों में। अगर 8 आदमी आ जाएं, आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन कितने होंगे? कम लगेंगे। अब ये मैंने कहा कि अननाउन कर दीजिए, क्योंकि आपके पास आपने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में कंपेयर करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रिलेशन। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब है हम ऑलरेडी इनडायरेक्ट रिलेशन में बात बता चुका हूँ, इंक्रीज हुए आदमी तो दिन क्या होंगे? कम लगेंगे। यहाँ आप इसको निगलेक्ट कर दीजिए। तो अब इंक्रीज का साइन में ऑलरेडी स्टूडेंट डाल रखा है मैंने, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं इसको डाउन साइड पर लेकर आऊँगा। बात समझ में आ रही है? तो x स्टेटमेंट क्या बनेगी स्टूडेंट? x बाय 6, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ आप इज इक्वल टू डालेंगे बिकॉज एक साइड हमने निकालनी है, आप दूसरी साइड पे जाएंगे। 1152 डिवाइडेड बाय 756, मल्टीप्लाई का साइन स्टूडेंट, और टेल वाली बात अगेन उसी तरह से पहले लिखनी है, और x इज इक्वल टू 1152 डिवाइडेड बाय 756 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6। और स्टूडेंट मैं इसका टोटल आंसर लिख देता हूँ। जी टोटल आंसर स्टूडेंट हमारा है 8। ठीक है, यानी कि दिन कितने लगेंगे? 8 लगेंगे। ये बेसिकली इसका टोटल आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट एक और बात भी इसमें आ जाती है कि आपने हर हाल में, एक और कॉन्सेप्ट ये भी है, जब आपने कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लेना है, आपने हर हाल में स्टूडेंट इसको इंक्रीज कर देना है। डेफिनेटली ये किसी के साथ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा होगा ना। ठीक है, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? हो सकता है कि तमाम के तमाम क्या हों? डायरेक्ट में हों।
ठीक है। हो सकता है तमाम के तमाम डाउन साइड पर हो, वो भी बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन है। और हो सकता है इसके साथ दूसरी के साथ जो है इनडायरेक्ट रिलेशन, और दूसरे के साथ हो सकता है या फिर तीसरे के साथ। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमने हर हाल में इसको इंक्रीज दिखा दिया, फिर उसके साथ हमने दूसरे का ये रिलेशन देखा कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो उसको भी अप कर दिया, ठीक हो गया। अगर इसके साथ फिर मैच करेंगे थर्ड क्वांटिटी के साथ, फिर रिलेशन देखेंगे इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो फिर भी आपने क्या कर देना है, अप साइड कर देनी है, ठीक है। भले वो लॉजिकली एरो डाउन साइड पर जा रहे हों, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने डायरेक्ट दिखाया, बिकॉज आपने इसको हर हाल में ऊपर दिखाना है, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स बाय की फॉर्म में हो, आपने हमेशा इसको अप कर देना है। एक ये भी कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 800 रुपीज़ आर सफिशेंट फॉर द फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। मैं इसको रेज कर दूं। जी स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास रुपीस आ चुके और फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम इसको मेंबर्स लिख लेते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हैं डेज। कहा गया है कि 8,000 रुपये 4 लोगों को काफ़ी हैं 40 दिनों के लिए, ठीक हो गया। फॉर हाउ मैनी रुपीज़, बताओ कितने रुपए चाहिए, यानी कि x आ गया। 1500 विल बी, फॉर हाउ मैनी रुपीज़ 1500 विल बी सफिशेंट फॉर द, ये स्टूडेंट हमारे पास बल्कि अमाउंट दी हुई है। फॉर हाउ मैनी रुपीज़, कितने दिनों में, अगर आपके पास 1500 हो, विल बी सफिशेंट फॉर द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स ये आए, और हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, यहाँ पर डेज को कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। स्टेटमेंट क्या है, 8,000 रुपये 4 लोगों के लिए 40 दिनों के लिए काफ़ी हैं, बताओ 1500 रुपये। बिकॉज 2 क्वांटिटीज़, अगर आपको स्टेटमेंट जिस तरह से समझने में प्रॉब्लम हो तो आप 2 क्वांटिटीज़ को लिख लीजिए। थर्ड जो होगी वो हमारे पास अननोन होगी। फॉर हाउ मैनी रुपीज़, कितने पैसों के लिए, वो पैसे कितने हैं, 1500 हैं। विल बी सफिशेंट, काफ़ी होंगे अगर आपके पास 5 फैमिली मेम्बर्स आएँ तो। अब देखिए स्टूडेंट, कंपेयर कीजिए। मैंने कहा इसको आप इंक्रीज़ कर दें, अभी मैंने देखा नहीं। अब इसके साथ यहाँ आए, मेंबर्स 4 थे स्टूडेंट, ठीक है, और दिन कितने लग रहे हैं, 40। अगर मेंबर्स ज़्यादा हो जाएं तो डेफिनेटली दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। इसी तरह से अब यहाँ देखिए, 8,000 रुपये हैं, 40 दिन लग रहे हैं, और अगर 1500 रुपये हों तो दिन कितने लगेंगे, यानी कि सॉरी डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, 8,000 रुपीज़ 40 डेज। अब यहाँ देखिए 1500 रुपये हैं तो दिन कम लगे। अब देखिए मैंने वही बात बताई, हम बता तो कम रहे हैं, लेकिन कम, ये भी कम, ये भी कम, लेकिन मैंने इसको पहले ही अपसाइड पर कर दिया है, तो ये भी अपसाइड पर, बिकॉज है तो रिलेशन डायरेक्ट का ना। बात समझ में आ रही है, रिलेशन तो डायरेक्ट का ही है। ज़रूरी नहीं है आप उसको डाउन साइड पर ही दिखाते रहें। एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मैंने अगेन बताया, फिर बता रहा हूँ कि आपने हर हाल में इसको अप साइड पर दिखा देना है, बिकॉज जहाँ हमें अननोन चाहिए उसको अप साइड पर लेकर आओगे। अप साइड का मतलब क्या है, जब मैं इसको टेल को पहले लिखूंगा तो एक्स ऊपर आ जाएगा। फिर उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है, मेंबर्स और डेज। 4 मेंबर्स 40 डेज, मेंबर्स बढ़ जाएं दिन कम हो गए, ये इनडायरेक्ट रिलेशन। अब इसको स्किप कर दें, अब यहाँ पर आए, 8,000 40 डेज, रुपीस कितने हो गए 1500, तो डेज कितने होंगे, कम लगेंगे। अब बात मैं कर रहा हूँ कम की, लेकिन मैं एरो दिखा रहा हूँ इंक्रीज वाला, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन में आप दोनों डिक्रीज कर सकते हैं और दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। बात एक ही है, वो डायरेक्ट रिलेशन ही है, क्योंकि मैं इसको अप साइड पर लेकर आया, तो इसको भी मुझे डायरेक्ट दिखाने के लिए अब अप साइड करना है।
क्लियर है जी स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। x/40 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 1500 बाय 8000 x इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 40। स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करें, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। 6 डेज, तो हमें क्या चाहिए, 6 दिन लगेंगे इस हिसाब से देखा जाए। यानी कि अगर 4 लोग थे, 40 दिन खाना खाते थे और 8000 रुपये लगाते थे, अब 1500 रुपये में 5 लोग अगर खाना खाएं तो दिन 6 लगाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इससे पहले कर चुके थे, इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।